हेलो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विरासत एकेडमी में। मैं शिवम चौबे, आपका केमिस्ट्री मेंटर। देखिए, हम लोगों ने 2 लेक्चर खत्म कर रखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अब हमारा 3rd लेक्चर ये चल रहा है। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सबसे पहले उसको रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, हमने पढ़ा है कंडक्टर्स के बारे में, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोलिटिक जो आपका सेल था उसके बारे में पढ़ा था, कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में, कोलराउश लॉ के बारे में वहाँ पे पढ़ा था। उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं फुल एनर्जी के साथ। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अब हमारा जो है 3rd चैप्टर चल रहा है। धीरे धीरे हम चैप्टर की समाप्ति पे चल रहे हैं और उम्मीद है कि आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो रहा होगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम डेट तो आ ही गया है, आपको पता है। और चलिए, आज हमारा सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि हमने चर्चा कर रखा है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता क्या है कि हम एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज का यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत से ऐसे मेटल्स होते हैं जिनका हम इलेक्ट्रोलिसिस कर लेते हैं और ताकि हमें प्योर फॉर्म में वो मिल जाए। उनका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ताकि हमें वो प्योर फॉर्म में मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर कॉपर का एग्जाम्पल लो, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर एक डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो 2 इलेक्ट्रोड पे, तो कॉपर 2+ आयन डिस्चार्ज होगा कैथोड पर। ठीक है, कैथोड क्या है यहाँ पर, निगेटिवली चार्ज है। कैथोड क्या है बेटा, यहाँ पर कैथोड निगेटिव चार्ज है उसके पास, वहां पे डिस्चार्ज हो जाएगा। एंड द फॉलोइंग, यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगा, कॉपर जो होगा 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, कॉपर सॉलिड में बन गया। कॉपर मेटल जो होगा वो डिपोजिट हो जाएगा ऑन कैथोड। कैथोड पर ही डिपोजिट होगा, क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। कॉपर 2+ जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो सॉलिड फॉर्म में जा रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा उसके बाद एनोड पर क्या होगा, कॉपर जो 2+ जो कॉपर सॉलिड में है वो क्या हो जाएगा, कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो कॉपर डिजॉल्व होता है, जो ऑक्सीडाइज होता है एट एनोड पर, वो डिपोजिट हो जाता है एट कैथोड पर। जो कॉपर डिजॉल्व होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है एट एनोड पर, वो क्या होता है, डिपोजिट हो जाता है एट कैथोड पर। इससे क्या होता है, ये प्रोसेस से हम क्या करते हैं कि इम्प्योर कॉपर जो होता है उसको हम प्योर कॉपर में कन्वर्ट कर देते हैं। इम्प्योर कॉपर जो रहेगा उसको हम प्योर कॉपर में, प्योर कॉपर वहाँ जाके जम जाएगा तो उसमें हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, द इम्प्योर कॉपर इज मेड एन एनोड दैट डिजॉल्व ऑन पासिंग करेंट। देखो, जो इम्प्योर कॉपर होगा इस इलेक्ट्रोलिटिक में क्या करेंगे, हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड रहेगा तो एनोड को हम एक जो हमारा इम्प्योर कॉपर उसको एनोड बना देंगे। कैथोड पर जाके जो प्योर कॉपर वो चिपकता जाएगा, चिपकता जाएगा, चिपकता जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जैसे मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इन सबको हम प्रोड्यूस करते हैं लार्ज स्केल में। ठीक है, बाय इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन करते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन करके हम लोग यहाँ पर उनको कर पाते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोलिटिक जो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस होता है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलिटिक यहाँ पे जो प्रोसेस कर रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है उसके बारे में हम समझते हैं। तो होता क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। लिसिस का मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ना, इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वही यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि मैंने बताया है यही होता है। ठीक, ये जो होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में किया जाता है। ये जो प्रोसेस है, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में किया जाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है बेटा कन्वर्ट हो जाता है आपका केमिकल एनर्जी में। ये बातें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रखी हैं। ठीक है, तो फॉर इलेक्ट्रोलिसिस 2 सुटेबल हमारे पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोड्स होने चाहिए जो कि सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में इमर्ज हो। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पर कैथोड पे नेगेटिव है, एनोड पर पॉजिटिव है, लेकिन याद करना गैल्वेनिक सेल में क्या था, इसका जस्ट अपोजिट था, इसका जस्ट अपोजिट था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप अप्लाई करोगे दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, तो जो पॉजिटिव आयंस है, जो पॉजिटिव आयंस है
वो क्या हो जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि कैथोड नेगेटिव है तो पॉजिटिव आयंस कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव आयंस जो होते हैं बेटा आपके, पॉजिटिव आयंस वो कहाँ जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे। एंड निगेटिव आयंस जो होता है बेटा वो आपका एनोड की तरफ जाएगा। निगेटिव आयंस जो होंगे बेटा वो आपके एनोड की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव आयंस जो होगा वो आपका कैथोड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा मतलब कि रिडक्शन जो हो रहा होगा आपका वो कैथोड पे हो रहा है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड पे हो रहा है। देखो उस केस में भी, गैल्वेनिक के केस में भी जो आपने देखा था रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, वो आपका एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा था। इस केस में भी अगर आप देखोगे बेटा तो जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि जो आपका रिडक्शन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, कैथोड पर ही हो रहा है। और जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, एनोड पे हो रहा है। बस इनका साइन चेंज हो गया है, एक ही बॉक्स में रखे गए हैं और यहाँ पे इस तरह से इसको देख रहे हैं हम लोग। बस क्या अंतर है, दोनों कैथोड एनोड का साइन चेंज कर दिया गया है। पॉजिटिव आयंस कहाँ जा रहे हैं, कैथोड की तरफ जा रहे हैं। नेगेटिव आयंस कहाँ जा रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि एनोड पॉजिटिव है तो एनोड की तरफ क्या कौन जाएगा, एनायन जाएगा। कैथोड नेगेटिव है तो वहां पर कैटायन जाएगा। ठीक है, चलो उम्मीद है कि पिछला आपको स्लाइड समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलिसिस है उसके दो एस्पेक्ट्स हैं, यानी दो एस्पेक्ट्स ये हैं कि आप एक तो क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हो और एक आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हो। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में बेटा आपका आता है इलेक्ट्रोलिसिस के एग्जांपल में क्या क्या आता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, दो केस होगा, एक होगा मोल्टेन स्टेट में होगा और एक होगा बेटा आपका एक्वस यानी पानी में इसका सोल्यूशन बनाए हो आप। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन लीड ब्रोमाइड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, जैसे कि प्लेटिनम का आप यूज करके यहाँ पे करोगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये जो दोनों है ना ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऊपर का जो ये NaCl का दोनों केस है ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं रेगुलरली, तो इसको आप ध्यान देना। ठीक है, चलो इसके बाद हम देखेंगे इसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देखेंगे कि मतलब क्या अमाउंट डिपॉजिट हुआ, कितना अमाउंट हुआ, कितना चार्ज लगा, कितना वहाँ पे करंट लगा, इन सब के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर सबसे पहला बेटा अगर आप देखोगे तो क्या है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो जो आपका किस इलेक्ट्रोड पे कौन सा आपका प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट जाके जमा हो जाएगा, वो कैसे डिपेंड, किस पर डिपेंड करता है, तो उस फैक्टर्स को हम देखेंगे पहले। उन फैक्टर्स को अगर हम देखें तो पहला फैक्टर है बेटा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका नेचर क्या है। जैसे कि होता है ना कि यहाँ पर देखो ये क्या है, KCl है यानी 1:1 है। अगर यहीं पर BaCl2 हो जाएगा, BaCl2 हो जाएगा तो 2:1 हो जाएगा। तो इस नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है क्या, उस पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स के नेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जहां पर करंट इंटर होता है जिस इलेक्ट्रोड पर वो क्या होता है बेटा आपका एनोड होता है। जहां पर करंट इंटर होता है वो कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, एनोड होता है। एनोड जो होता है बेटा यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। वहीं पर जो इलेक्ट्रोड जहाँ पे करंट छूटता है, करंट लिव्स जहाँ से निकलता है करंट, वो क्या होता है आपका कैथोड होता है। कैथोड जो होता है आपका बेटा निगेटिवली चार्ज होता है। दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं बेटा, एक है पहला आपका अटैकेबल इलेक्ट्रोड जो होते हैं वहाँ पर वो क्या होता है, वो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रोड रिएक्शन में। ऐसे इलेक्ट्रोड जो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रोड रिएक्शन में वो आपके अटैकेबल होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ रिएक्टिव मेटल्स, वो काफ़ी रिएक्टिव मेटल्स से बने होते हैं, जैसे कि जिंक हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रोड जो होते हैं बेटा एटम्स इनके जो मेटल के होते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। ऐसे जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उन मेटल्स के, जिस मेटल से बना होता है इलेक्ट्रोड, उनके एटम जो होता है वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। किसमें, अब देखो ऑक्सीडाइज हो रहा है यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो कैटायन में ही होगा। ठीक है, जब वो सोल्यूशन में जाएंगे तो ऐसे एनोड के सच एनोड गेट्स डिजॉल्व्ड एंड देयर मास डिक्रीजेज। ऐसे एनोड जो होते हैं
वो डिज़ोल्व हो जाते हैं और उनका मास जो होता है वो कम हो जाता है। क्यों ऐसा होता है बेटा? क्योंकि वहाँ पर वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, वहाँ पर वो क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल आपको लग रहा होगा, बट यहाँ पर आपको ऐसे ही प्रोसीड करना है। हम अभी ये डिसाइड करेंगे कौन सा आपका इलेक्ट्रोड डिपॉजिट होगा, किस पर डिपॉजिट कितना मास क्या होगा। तो पहला है, एक अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करेंगे और काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ये सब काफ़ी एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है। इफ इलेक्ट्रोड इज एक्टिव, जो आपका इलेक्ट्रोड है वो एक्टिव एट कैथोड है, तो मेटल गोज ऑन डिपोजिटिंग, वो डिपोजिट होता रहेगा। और एट एनोड क्या होता है बेटा? मेटल डिजॉल्व हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लाटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लाटिंग। ये क्या होता है? अगर इलेक्ट्रोड आपका एक्टिव है एट कैथोड पर, तो मेटल डिपॉजिट होता जाएगा। और जो एनोड है, एट एनोड पर क्या होगा? मेटल जो होगा आपका वो डिसॉल्व हो जाएगा। मेटल क्या हो जाएगा बेटा? आपका डिसॉल्व हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। दूसरे टाइप का जो इलेक्ट्रोड है वो क्या है बेटा? आपका नॉन अटैकेबल। नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। ठीक है। वो इलेक्ट्रोड रिएक्शन जो होता है, इलेक्ट्रोड का जो रिएक्शन होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो अनरिएक्टिव एलिमेंट से बनाए जाते हैं ताकि वो पार्टिसिपेट ना करें, जैसे कि प्लेटिनम हो गया, ग्रेफाइट हो गया, इनसे बनाए जाते हैं। ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते हैं। अगर डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं तो साफ पता चलता है कि अगर डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं तो उनका मास भी जो होगा कोई भी बदलाव नहीं होगा, मास भी रिमेन्स सेम। नॉन अटैकेबल बेटा, नॉन अटैकेबल, नॉन अटैकेबल जो भी आपके इलेक्ट्रोड होंगे, जो भी आपके इलेक्ट्रोड होंगे वो क्या होंगे बेटा? वो सिंपल सी बात है कि वो उनका मास रिमेन सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि वो अटैक ही नहीं कर रहे हैं, डिसॉल्व भी नहीं होंगे। अटैक नहीं करेंगे तो डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको अटैकेबल एंड नॉन अटैकेबल समझ में आ गया होगा। दो कैटायंस के बीच में वह कैटायन डिस्चार्ज होगा कैथोड पर। ध्यान दो, कैटायन कहाँ जाएंगे? कैथोड पर। कैटायन कहाँ जाएंगे? कैटायन जाएंगे आपके कैथोड पर। कैटायन कहाँ जाएंगे बेटा? कैथोड पर। एनायन कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे बेटा आपका एनोड पर। ठीक है। कैटायन जाएंगे कैथोड पर, एनायन जाएंगे आपके एनोड पर। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। अब ये कह रहा है कि अगर आपके पास दो कैटायन है, अगर आपके पास दो कैटायन है तो वह कैटायन डिस्चार्ज होगा कैथोड पर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोल दिया। क्या बोल दिया मैंने भाई? क्या बोल दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दिया कि कौन डिस्चार्ज होगा? कौन डिस्चार्ज होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है हाई रहता है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है। दो कैटायन है, अब मार हो रहा है। जैसे अगर आपने एक्वस NaCl लिया, अब उन दोनों में मार होने लगा। उसमें देखो एक्वस जब लोगे तो वहां पे वाटर भी होगा, NaCl भी होगा। NaCl ब्रेक होगा तो वहां पर आपको Na+ मिलेगा, और वाटर जब ब्रेक होगा तो वहां पे H+ और OH- रहेगा। यानी उस केस में क्या होगा बेटा कि जो H+ है आपका, जो H+ है वो भी कैटायन है, Na+ वो भी कैटायन है। अब दोनों में मार होगा। अब दोनों में मार होगा भाई कि कौन डिस्चार्ज होगा? तो मैंने बता दिया कि मार ना हो, मैं बता दिया कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वही डिस्चार्ज होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वही डिस्चार्ज होगा। यानी H+ का रिडक्शन पोटेंशियल इज बहुत ज़्यादा देन सोडियम प्लस के। इस वजह से यहाँ पे जब आप देखोगे उस केस में जब बताऊँगा मैं आपको, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि H+ ही जो है डिपॉजिट होता है, Na+ नहीं होता है। ठीक है। चलो, तो यहाँ पर ये आपको पता चल गया। ये जो मैंने लाइन बताया है इसको बक्सा बना के, कुछो बना के इसको आप जो है नोट कर लो बेटा, बहुत ही जरूरी है। ठीक है। अगर अब दो एनायन की बात करें, अभी तो हमने कैटायन की बात किया, अगर मैं यही दो एनायन की बात करूं बेटा, एमंग द टू एनायंस, वह एनायन एनोड पे जाएगा, वह एनायन, एनायन कहाँ जाएंगे? एनोड पे। वह एनायन एनोड पे जाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल काफी कम होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल काफी कम होगा। चलिए,
इस पॉइंट को मैं और अच्छे से लिख देता हूँ कि कौन कहाँ डिस्चार्ज होगा और कब डिस्चार्ज होगा, इसको मैं अच्छे से और एक आपके लिए टेबल बना देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टेबल, इंपॉर्टेंट टेबल। चलो मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ आपके लिए, बस आप पेशेंसली इसको देखिएगा। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आपके पास क्या है, आपके पास है कैटायन, वो कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा। कैटायन कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा। तो कौन सा कैटायन जाएगा, वह कैटायन, वह कैटायन, वह कैटायन जाएगा, आपको उम्मीद है कि हिंदी आता है होगा, जाएगा, वह कैटायन जाएगा, वह कैटायन जाएगा जिसका जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो ज़्यादा हो, वो ज़्यादा हो। ठीक है। और जो आपका एनायन होता है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, जो एनायन होता है बेटा, एनायन, वो कहाँ जाएगा, वो एनोड पे जाएगा। एनायड एनायन जो होगा बेटा आपका, एनायन जो होगा वो एनोड पर जाएगा। तो वह वह एनायन वह एनायन वह एनायन जाएगा जिसका 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 रिडक्शन पोटेंशियल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो, कम हो, कम हो। ये जो मैंने यहाँ पर इस स्लाइड पर लिखा है, इस स्लाइड पर जो लिखा गया है ये आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स दे सकता है, बहुत ज़्यादा नंबर दे सकता है, अगर आपके माइंड में ये बना है तो। क्योंकि यही पूछेगा, NaCl का ये पूछ सकता है, आपको NaCl का ही पूछ सकता है, इलेक्ट्रोलिसिस करा दो। आपके बोर्ड एग्जाम में NaCl का पूछकर आपसे कहेगा कि इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा दो। ठीक है, चलो इसको ध्यान देना आप लोग। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि डिस्चार्ज ऑफ NO3 माइनस PO43 माइनस SO42 माइनस आयंस एट एनोड डज नॉट कॉमनली टेक्स प्लेस फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन। अगर ये एक्वस सोल्यूशन में होंगे, NO3 माइनस PO43 माइनस SO42 माइनस, अगर ये होंगे सोल्यूशन में, तो इनका जो है एनोड पर डिस्चार्ज नहीं होता है जनरली, जब वो एक्वस मीडियम में होंगे। ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के कंसंट्रेशन पर भी ये डिपेंड करता है। हम लोग ये क्या पढ़ रहे थे, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देख रहे थे, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देख रहे थे, जहां पर हमने देखा कि कौन आयन कौन कैटायन जाएगा, और साथ ही साथ देखा कि किस किस फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। चलो अगला है बेटा हमारे पास, अगला है हमारे पास, अब देखो हम यहाँ से एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस करते हुए जाएंगे। अब यहाँ से बेटा हम लोग एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सारे ही एग्जाम्पल लगभग मैं आपको कराऊंगा, जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पर पॉसिबल है आपके एग्जाम में पूछ सकता है वो सारे मैं कराऊंगा। ठीक है, चलो पहला है आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। आप मुझे ये बताओ, मोल्टेन है यानी कि वहाँ पर कोई पानी है क्या, सोचो। अगर मैंने मोल्टेन बोला है तो क्या उसमें कोई पानी है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर यहाँ पर आपने उसको पिघलाया है बस, आपने उसको सिर्फ पिघलाया है, पिघलाने से पानी कहाँ आएगा। ठीक है बेटा, आपने बोला मैं मान गया, आप सही ही बोल रहे होंगे। तो यहाँ पर कोई पानी नहीं है, तो आप अगर इसको ब्रेक करोगे तो Na+ और Cl- मिलेगा। तो कैटायन कहाँ जाएगा, कैटायन जाएगा कैथोड पर, एनायन कहाँ जाएगा, एनोड पर जाएगा। कैटायन कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा, और एनायन कहाँ जाएगा, एनोड पे जाएगा। कैथोड पर रिडक्शन होगा और एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। तो बस अगर आपसे कोई पूछे एक्वस मोल्टेन सोडियम क्लोराइड है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस आपने किया तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा एनोड पे, तो आप बोलोगे Cl2 गैस मिलेगा। आपसे कोई पूछे कि कैथोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो आप बोलोगे सोडियम मिलेगा। कोई यहाँ पे झगड़ा नहीं हुआ,
क्योंकि कैटायन भी एक था, एनायन भी एक था, दोनों एक एक थे, तो अपने अपने जगह पे चले गए, अपने अपने जगह पे चले गए। ठीक है, चलो अगर मैं बेटा आगे देखूं तो क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। अगर बेटा मैं इसको देखूं तो यहाँ पे सोल्यूशन की बात किया जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन की बात की जा रही है और यहाँ पे वाटर हो जाएगा। अब हमारे पास लड़ाई होगा, हमारे पास कैटायन कौन कौन से हो जाएंगे इस केस में, कैटायन हो जाएगा H+ और Na+, एनायन कौन से हो जाएंगे OH- और Cl-। अब देखते हैं कौन डिस्चार्ज होगा। तो रूल क्या था, रूल ये था कैटायन के केस में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो डिस्चार्ज होगा। तो H+ का ज़्यादा होता है इसलिए ये डिस्चार्ज हो जाएगा, इसमें जिसका कम होता है वो डिस्चार्ज होगा। तो क्या लिखा है कि ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl द पॉसिबल स्पीसीज इन्वॉल्व इन हाफ रिएक्शन आर Na+Cl- एंड H2O। द पॉसिबल कैथोड हाफ रिएक्शन, कैथोड पे क्या हो जाए, कैटायन जाएंगे तो पॉसिबल क्या क्या रिएक्शन हो सकते हैं, Na+ से Na चला जाए या फिर H2O से आपका जो H+ है उसमें वो H2 गैस में चला जाए, ये पॉसिबल है। ये क्या है, पॉसिबल है। होगा क्या, ये अभी नहीं डिसाइड है, अभी ये पॉसिबल क्या है वो देखा जा रहा है। ठीक है, और अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन H2O जो होता है रिड्यूस हो जाएगा इन प्रेफरेंस टू Na+, क्योंकि हाइड्रोजन गैस वहाँ पर रिलीज हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने बता दिया कि जो हाइड्रोजन है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल ज़्यादा है मेटल सोडियम से। अब देखिए पॉसिबल एनोड हाफ रिएक्शन क्या है कि Cl- भी चला जाए और यहाँ से OH- जाएगा तो O2 बना देगा, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो अंडर स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन H2O इज टू बी ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेफरेंस टू Cl-। H2O को ऑक्सीडाइज होना चाहिए इन Cl- के प्रेफरेंस में। बट होता क्या है, सिंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, it turns out that when the solution is concentrated enough in Cl-, Cl2 is the product but in dilute solution O2 is the product। अब अगर वहां पे कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है बेटा, अगर आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, Cl- रहेगा और यानी Cl2 गैस बन जाएगा। अगर कंसंट्रेशन कम है आपके इलेक्ट्रोलाइट का तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट हो जाएगा, अगर डाइल्यूशन है तो वहाँ पे वाटर ज़्यादा है तो जो डाइल्यूशन हो जाएगा तो एनोड पे जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा वो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा आपको, O2 मिलेगा। Starting with very dilute NaCl solution, the oxidation potential of Cl- is very negative, तो वाटर ऑक्सीडाइज होगा इन प्रेफरेंस टू Cl-। अगर आपने डाइल्यूट NaCl के प्रेफरेंस में किया तो वहां पर ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बट एज द NaCl कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, जैसे जैसे NaCl का कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है Cl- का वो क्या हो जाएगा बेटा, वो बढ़ते जाएगा और Cl- ऑक्सीडाइज हो जाएगा इन प्रेफरेंस टू H2O। वो क्या हो जाएगा, Cl- ऑक्सीडाइज हो जाएगा इन प्रेफरेंस टू H2O। होता क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रोलिसिस पे कौन सा प्रोडक्ट होगा वो आपके कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो एनोड पे जो आपका प्रोडक्ट जाएगा, जो आपका एनायन जाएगा, अगर कंसंट्रेशन उसका ज़्यादा है तो वही जाएगा, कंसंट्रेशन कम है तो वाटर से जो निकल के पहुँच जाएगा O2 बना लेगा। ठीक है, चलो the half reaction and cell reaction of the electrolysis of sodium chloride to chlorine and hydroxide ions are follow। H2O से आपका H2 जा रहा है, Cl- से Cl2 जा रहा है, ये एनोड पे हो जाएगा और ये आपका रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट बनेगा आपका बेटा, बाई प्रोडक्ट बनेगा NaOH। ये भी ध्यान देना, इसमें जो बाई प्रोडक्ट बनने को दिखेगा आपको वो मिलेगा आपको NaOH, यानी O2 मिल रहा है, Cl2 मिल रहा है और NaOH भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो Cl2 मिल जाएगा आपको देखने को और आपको देखने को मिल जाएगा H2 मिल जाएगा। ठीक है, और NaOH देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो अब अगर हम थर्ड पे पहुंचे बेटा तो थर्ड वाला अगर आप देखो तो थर्ड में आपसे क्या कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन लीड ब्रोमाइड। लीड ब्रोमाइड जो होता है आपका मोल्टेन लीड ब्रोमाइड, उसका इलेक्ट्रोलिसिस आपको कराना है
और आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, लीड ब्रोमाइड का फार्मूला लिख दो पहले। यहाँ पे आपको कैटायन क्या मिलेगा, लीड, एनायन क्या मिलेगा, ब्रोमाइड। ये कहाँ जाएगा, आपका कैथोड पे जाएगा। ये कहाँ जाएगा बेटा, एनोड पे जाएगा। ठीक है, एक चला गया कैथोड पर और एक चला गया आपका एनोड पर। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कैथोड पे चला जाएगा और एनोड पे चला जाएगा। इसके साथ साथ ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर क्या है, मोल्टेन आपने लिया, तो कोई और यहाँ पे कैटायन तो है नहीं, मारपीट होगा नहीं, तो ये सीधे सीधे वहाँ पे चले जाएंगे। चलो, लेकिन अब यहाँ पर देखो फिर से एक्वस कॉपर सल्फेट की बात कर रहे हो, कॉपर सल्फेट एक्वस ले रहे हो, तो यहाँ पर जो कैथोड होगा, अब H+ और वाटर में लड़ाई होगा। अब देखो यहाँ पे टोटल कैटायंस कौन कौन से हैं, कैटायंस कौन से हैं, H+ और कॉपर 2+ है। ठीक है, और यहाँ पे अगर एनायंस कौन कौन से हैं बेटा, OH- और एक और है निगेटिव आपका SO4 2-। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, अगर आप देखोगे तो कॉपर जो होता है वो हाइड्रोजन से नीचे आता है, कॉपर जो होता है बेटा आपका हाइड्रोजन से नीचे आता है, तो इस वजह से उसकी जो पोटेंशियल है, ECS में बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो कॉपर होता है वो आपका हाइड्रोजन से नीचे आता है, तो इसका मतलब उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, तो वो जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है वही डिस्चार्ज होता है, तो कॉपर डिस्चार्ज हो जाएगा कहाँ पे, कैथोड पे। ओवर रिडक्शन ऑफ वाटर एज इट इज़ ए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर देन वाटर। ठीक है, कैथोड का तो ये हो जाएगा। एनोड पे देखो क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होगा ओवर ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फेट आयन एज द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज मोर देन दैट सल्फेट। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन रहेगा वो हो जाएगा एसिडिक, क्योंकि वहाँ पे पीएच जो होगा <7 होगा, पीएच क्या हो जाएगा, <7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्योंकि ऐसा हो रहा है ना कि यहाँ से H+ बच जा रहा है, यहाँ से SO4 बच जा रहा है, दोनों मिलके एसिडिक बना देंगे सोल्यूशन को, H2SO4। अब यहाँ पर देखो हुआ क्या कि आपके पास कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट में अगर आप देखोगे तो बेटा वहाँ पे आपका कॉपर जो होता है, कॉपर पे 2+ पॉजिटिव चार्ज है, वो उसकी जो पोटेंशियल है, अगर मैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूँ तो वो ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो वही कैटायन डिस्चार्ज हो जाएगा। बट सल्फर का जो है कम है, सल्फर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, सल्फर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो कम है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज प्रीफर्ड ओवर ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फेट आयन एट एज इट्स स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज मोर। ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक, मेरे कहने का साफ साफ मतलब ये है भैया बाबू लोग, बस आप इतना जानो बेटा, आप बस इतना जानो कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो कैटायन में जिसका ज़्यादा होगा वो डिस्चार्ज होगा, एनायन में जिसका कम होगा वो डिस्चार्ज होगा, बस यही आप जानो। ठीक है, बाकी ये आपको याद करना पड़ेगा, इस यस से आपको इसको याद करना पड़ेगा। अब देखो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रोड किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, कॉपर इलेक्ट्रोड का यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर एज इट इज पहले कॉपर था तो ये कॉपर ही रहेगा, बट अब एनोड पे क्या हो जाएगा कि एनोड ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर सॉलिड इज प्रिफर्ड ओवर ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर एंड सल्फेट आयन एज इट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज मोर देन दैट ऑफ वाटर एंड सल्फेट आयन। यानी कि बेटा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जब आप कॉपर सल्फेट एक्वस कॉपर सल्फेट का आप इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, जब एक्वस कॉपर सल्फेट का आप इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो उस केस में सिंपल सा बात ये है बेटा कि वहाँ पे आपका ये जो कॉपर है, ये जो आपका कॉपर है वो क्या हो जाएगा, उसी का ऑक्सीडेशन होगा, उसी का रिडक्शन होगा, उसी का ऑक्सीडेशन होगा, उसी का रिडक्शन होगा। क्यों, क्योंकि जो एनोड ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर सॉलिड इज प्रिफर्ड ओवर ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर and sulfate ion as its standard oxidation potential is more than that water and sulfate ion। वाटर और सल्फेट आयन से ज़्यादा है, वाटर और सल्फेट आयन से ज़्यादा है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर का, इस वजह से ऑक्सीडेशन हो जाएगा कॉपर का जब आप कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करोगे। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप देखो, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है ना, मैंने शुरुआत में जो बताया था कंडीशन, बस उसको याद रखो, उसको याद रखो। बाकी यहाँ पे आप जब भी इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराने जाओ, किसी का भी कराओ इलेक्ट्रोलिसिस, तो साफ साफ पहले कैटायन और एनायन लिख दिया करो, जैसे मैं लिखता हूँ कैटायन और एनायन, फिर अपने सामने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रख लो,
जो फिर मैंने डाटा बताया उसके हिसाब से उसका ऑक्सीडेशन करा दो, उसका रिडक्शन करा दो, ठीक है। प्रोडक्ट आपको वैसे मिल जाएंगे। यहाँ पर क्या है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग एंड देयर विल बी नो चेंज इन द पीएच एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में कोई भी चेंज नहीं होगा, पीएच में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट से छेड़छाड़ नहीं हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड खेल कर चले गए अपना, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, जो आपका H2 डाइल्यूट H2SO4 है उसका इलेक्ट्रोलिसिस अब हम देखेंगे, ठीक है। तो उसका अगर इलेक्ट्रोलिसिस अगर आप देखोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, वहाँ पे क्या हो जाएगा कि कैथोड पे देखो, अब डाइल्यूट H2SO4 है तो H प्लस, तो दोनों ही केस में H प्लस ही है। आयन में आपका एक बार SO4 2 माइनस है और एक बार OH माइनस है। डाइल्यूट है तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, तो ये नहीं होगा डिस्चार्ज, OH माइनस हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इज प्रीफर्ड ओवर ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फेट आयन, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है सल्फेट आयन से, ठीक है। H प्लस पे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन है तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगला अगर बेटा हम बात करें तो कंसनट्रेटेड H2SO4 की बात करें तो अभी भी कैथोड पे कोई दिक्कत नहीं है और एनोड पे दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ SO4 माइनस आयन जो होगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, टेक्स प्लेस हो जाएगा, जिससे फॉर्मेशन हो जाएगा पर ऑक्सीडाइज सल्फेट आयन का। इस वजह से यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होगा वाटर का ना होके सल्फेट आयन का होगा, वाटर का ना होके सल्फेट आयन का हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बेटा देखो हम बात करते हैं किसका, फैराडेज लॉ की। अब हम बात करेंगे फैराडेज लॉ की। फैराडेज लॉ क्या क्या है, दो लॉज होते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखो अभी मैंने जो इलेक्ट्रोलिसिस खत्म किया है, एक बार को पानी पी लूँ। तो बेटा अभी जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस पूरा खत्म किया है तो उसमें हमने क्या सीखा है, पहले उसको मैं समरी कर देता हूँ, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। समरी कर लेता हूँ। कन्फ्यूजन कोई मत रखना, कन्फ्यूजन मत रखो, ज़्यादा गंदा बना दिया गया। कन्फ्यूजन बेटा देखो यहाँ पर आप मत रखो, ठीक है। अब आपको देखो इलेक्ट्रोलिसिस करना है, आपको क्या देखना है बेटा, अगर कैटायन देखना है, एक बना लेना कैटायन का बॉक्स, एक बना लेना एनायन का बॉक्स। कैटायन में आपके पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखना है, जिसका ज़्यादा होगा उसी का आप क्या करोगे, रिडक्शन करा दोगे, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, कैथोड पे जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, एनोड पे जा रहा है, ठीक है। एनायन में एसआरपी जिसका कम होगा उसका आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन करा दोगे, बस ये अपने दिमाग में बैठा लो। एक दो एक्सेप्शन के अलावा सारे केस इसी से आपके सॉल्व हो जाएंगे। बस ये भी ध्यान देना कि कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को भी कंसीडर करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स को भी कंसीडर करना है। तो बेटा यहाँ पे जो मैंने आपको बता दिया, जो मैंने यहाँ पर, आप एक बार इसको देख लीजिए ध्यान से, ये मैंने जो बताया बेटा, इसको अगर आप कर लोगे, इसको अगर आप कर लोगे तो आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इलेक्ट्रोलिसिस में। अगर इस बात को ध्यान दोगे, इस बात को ध्यान दोगे तो कुछ जो एक्सेप्शन है उसके अलावा कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा, ठीक है। चलो
अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उम्मीद है कि अब आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वांटिटेटिव। अब यहाँ पे देखो हमने क्या देखा था कि फैराडेस लॉ इलेक्ट्रोलिसिस, अब इसमें दो हमारे लॉ हैं, ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को देखता है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को देखता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में एक है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और एक है आपका सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और एक है आपका सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि n इलेक्ट्रॉन है उसमें, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसका मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितने चार्ज हमें लगेंगे 96500 कूलम यानी 1 फैराडे। ये 1 फैराडे के बराबर होता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैराडे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैराडे एंड विच इज इक्वल टू 96500 कूलम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये सोडियम प्लस से किस में गया है, सोडियम में गया, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। तो चार्ज क्या हो जाएगा 1 फैराडे। यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अगर n है तो n हो जाएगा। ठीक है, तो जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है बेटा जो, वो 1 फैराडे के बराबर हो जाएगा और वही 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है। तो इस केस में आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैराडे विच इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगा। समझो इसको, फिर से समझो। यहाँ पर हो क्या रहा है कि एनएफ चार्ज डिस्चार्ज यानी 1 मोल ऑफ Mn प्लस आयन हो बन रहे हैं। एनएफ चार्ज डिस्चार्ज हुआ तो इतने आयन बन रहे हैं। तो 1 फैराडे चार्ज डिस्चार्ज होगा तो 1/n मोल ऑफ आयन बनेंगे। तो n के लिए कितना हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 1 फैराडे के बराबर आएगा, वो जो किसके बराबर आ जाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर आ जाएगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर आ जाएगा। चलो, अब यहाँ पर क्या है बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है आपसे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड आर लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द सोल्यूशन। किसी भी इलेक्ट्रोड पर जमा होना या फिर वहाँ से निकलना कितना अमाउंट होगा, वो कितना आपने चार्ज दिया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कितना आपने चार्ज दिया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ये। ठीक है, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, Q क्या है, चार्ज इन कूलम्ब, चार्ज इन कूलम्ब हो जाएगा। ठीक है बेटा, चार्ज इन कूलम्ब हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर Q जो हो जाएगा वो 1 कूलम्ब एंड W जो हो जाएगा। अब जेड जो होता है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो आपका जेड एक टर्म आता है। जेड क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। जब आपका कूलम्ब 1 हो जाएगा, जब कूलम्ब 1 हो जाएगा तो वहाँ पे वेट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड आर लिबरेटेड बाय 1 कूलम्ब चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। मतलब एक जो कूलम्ब है आपका, एक कूलम्ब चार्ज द्वारा जितने भी अमाउंट डिपॉजिटेड होंगे, जितने भी अमाउंट डिपॉजिटेड होंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा, वो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होगा, यानी जेड के बराबर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बेटा, इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा। क्यू जो होता है आपका, क्यू क्या होता है, क्यू जो होता है करेंट इनटू टेम्परेचर, सॉरी टाइम हो जाता है, टाइम हो जाता है, जो जो उसमें टेम्परेचर निकल गया उसको पुट कर दोगे, डब्ल्यू इक्वल टू जेड आई टी हो जाएगा। 1 फैराडे में क्या होता है 96500 कूलम होता है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 फैराडे इज द चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेट आर डिपोजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस एट करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड। इस बात को बड़े ध्यान से सुनना, इस बात को बड़े ध्यान से देखना बेटा कि जो 1 फैराडे जो होता है चार्ज रिक्वायर्ड होगा लिबरेट या फिर लिबरेट करने के लिए या फिर डिपॉजिट करने के लिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोलाइट एट करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड। ठीक है, अगर ई जो है आपका इक्विवेलेंट वेट है तो ई ग्राम विल बी लिबरेटेड बाई इतने कूलम। तो यहाँ से एक रिलेशन मिलता है आपको कि W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 IT हो जाएगा और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ फैराडे। ठीक है, चलो सेकेंड लॉ क्या कहता है आपसे, सेकेंड लॉ आपसे ये कह रहा है
कि व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज, then weight of substance deposited or liberated electrodes are in the ratio of their respective equivalent weight. ये कहा जा रहा है कि अगर सीरीज में आपने जोड़ दिया, सीरीज में बेटा अगर आपने जोड़ दिया तो जो वेट आपका होगा उन दोनों का रेशियो जब लोगे वो उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर होंगे, वो उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कब कब होगा बेटा, ये कब होगा, जब सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आप देख रहे हो तो वहाँ पे अगर सीरीज में आपने जोड़ा हुआ है और सेम अमाउंट आप वहाँ पे चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन को। यहाँ पर मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन एक है, ये दो है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। तो यहाँ पे अगर आप सेम चार्ज दे रहे हो, सेम चार्ज दे रहे हो, सेम चार्ज बाय कनेक्टिंग इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट करने के बाद अगर आप सेम चार्ज दे रहे हो, सेम चार्ज दे रहे हो तो यहाँ पर आपका 1 और 2 में जो यहाँ पे इसका वेट 1 है, इसका इक्विवेलेंट वेट ये है, ये 2 है, तो क्या हो जाएगा W, W के बाद क्या हो जाएगा बेटा W/W2। ये कौन सा लॉ है, ये कौन सा लॉ है, फैराडेज का लॉ है, फैराडेज का सेकेंड लॉ है। क्या है, फैराडे का सेकेंड लॉ ये कहता है कि सीरीज में आपने दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट को रखा है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज अगर आप दे रहे हो, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दे रहे हो तो बेटा साफ साफ पता चलता है कि वहाँ पे जो उनका रेशियो होगा, वेट कितना डिपॉजिट होगा या फिर लिबरेटेड होगा, वो इक्वल होगा उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो का, उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, चलो कुछ देखिए यहाँ पर गोल्डन पॉइंट्स हैं आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इसको आप देखिए। मैं हट जाता हूँ इसका, हालांकि आपको पीडीएफ मिल जाएगा बट इसका स्क्रीनशॉट अगर आप बना देख रहे हैं तो एक बार इसको चेक कर लीजिए। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट्स, उसके प्रोडक्ट्स क्या होंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपसे एग्जाम में प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पूछ देगा डायरेक्ट, कि अगर आप एक्वस NaCl ले रहे हो तो वहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या हो जाएगा, ये मुझे बता दो। अब अगर आपको नहीं भी पता है, अगर आप आंसर भी डायरेक्ट लिख दोगे थोड़ा बहुत, ये टेबल, ये जो टेबल मैंने बनाया है अगर उसको आपने ध्यान दिया, अगर आपने उतना ही कर लिया ना, अगर आपने उतना ही कर लिया तब भी आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे, तब भी आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब बस इतना है बेटा, मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि अगर आपको एक्वस NaCl दे दिया, अगर आपको एक्वस NaCl दे दिया तो और इलेक्ट्रोड जो है आपका प्लेटिनम या ग्रेफाइट है, इलेक्ट्रोड आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड है प्लेटिनम या ग्रेफाइट, तो प्रोडक्ट जो होगा एनोड पे क्या बनेगा बेटा Cl2 मिलेगा आपको, कैथोड पे क्या मिलेगा H2 मिलेगा। ठीक है, फ्यूज्ड NaCl या फिर आपका जो है मोल्टेन, जिसको हम क्या बोलते हैं मोल्टेन, मोल्टेन NaCl रहेगा और जो आपका इलेक्ट्रोड है वो प्लेटिनम रहेगा या फिर ग्रेफाइट रहेगा, तो एनोड पे तो सेम Cl2 ही मिलेगा, कैथोड पे आपका सोडियम मिल जाएगा, कैथोड पे क्या मिलेगा, सोडियम मिल जाएगा। ठीक है, एक्वस NaOH लोगे बेटा, इलेक्ट्रोड सेम है तो यहाँ पे देखो O2 मिल जाएगा आपको और यहाँ पे H2 मिल जाएगा। ठीक है, फ्यूज्ड NaOH लोगे तो यहाँ पे O2 मिलेगा और यहाँ पे Na मिल जाएगा। एक्वस CuSO4 लोगे तो यहाँ पे O2 मिल जाएगा, यहाँ पे कॉपर मिल जाएगा। एक्वस CuSO4 लोगे बट यहाँ पे कॉपर आपने इलेक्ट्रोड ले लिया, दोनों जगह कॉपर मिल जाएगा। एक्वस CuCl2 लोगे, कॉपर लोगे तो वहाँ पे कॉपर दोनों जगह मिल जाएगा। ठीक है, कॉपर ऑक्सीडाइज टू कॉपर +2 आयन, यहाँ पे आयन आयन मिलेगा, यहाँ पे सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, एक्वस रहा तो वहाँ पे H+ और OH- दो आयंस आ जा रहे हैं ना, तो वो लड़ाई करने लग रहे हैं, फिर वो जो कैटायन ऑलरेडी आपकी इलेक्ट्रोलाइट में जो कैटायन एनायन है उनसे लड़ाई कर रहे हैं कि भाई मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा, मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं। बाकी यहाँ पे कॉपर का जब रहेगा तो कॉपर ही कॉपर रहेगा। ठीक,
एक्वस HCl रहेगा, प्लेटिनम और ग्रेफाइट रहेगा, तो यहाँ पर H2 तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl2 हो जाएगा। डायल्यूट H2SO4 रहेगा तो H2 तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे O2 हो जाएगा। अगर एक कंसनट्रेटेड H2SO4 रहेगा तो यहाँ पे आपका H2O8 -2 बनेगा और यहाँ पे H2 बनेगा ही बनेगा। एक्वस AgNO3 रहेगा तो यहाँ पर Ag निकल जाएगा, O2 हो जाएगा। डायल्यूट NaCl रहेगा तो O2 और H2 हो जाएगा। ठीक है, डायल्यूट NaCl रहेगा तो O2 और H2 रहेगा। ये दोनों पॉइंट को ध्यान रखना है, ये दोनों, इसको। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोलिसिस के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस के केस में क्या होता है, आपको पता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन के लिए करते हैं तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, यानी ये क्या है आपका एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्या है बेटा, ये आपका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल डीसी करंट इज यूज्ड। यहाँ पे आपका जो डीसी यानी डायरेक्ट करंट है उसको यूज किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कौन सा करंट, आपसे अगर कोई पूछे कौन सा करंट यूज किया जाता है तो आप बोलोगे सर आपने बताया था डीसी यानी डीसी करंट यूज किया जाता है। चलो, तो आज के लिए बेटा इतना ही, और अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। एक दो क्वेश्चंस लगा लेते हैं, फिर करेंगे टाटा बाय बाय एक दूसरे को। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, चलो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको आप लोग पॉज करके वीडियो को पॉज कर देना आप लोग और फिर देखना इसको। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग पहले खुद ट्राई करना। जब एक बार आप लोग ट्राई कर लेना उसके बाद ही आप जो मैं बताऊंगा उसको सॉल्व करना। तो पहले आप खुद ट्राई करना इसको। ठीक है, if a current of 0.5 ampere flows through a metallic wire for 2 hours, यानी I की वैल्यू कितना दिया गया बेटा, 0.5 एम्पियर, और टाइम की वैल्यू कितना दिया गया है, टाइम की वैल्यू कितना दिया गया बेटा 2 आवर्स। इसको मैं सेकेंड में कन्वर्ट कर दूंगा तो 60 इंटू 60 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम हम किस में लेते हैं, सेकेंड में लेते हैं। देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर। पहले यहाँ पर आप क्यू निकालो, क्यू क्या होता है, आई इंटू टी हो जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व करोगे 0.5 इंटू आपका हो जाएगा 2 इंटू 60 चलो आप लोग सॉल्व करते रहो, मैं भी जरा सॉल्व कर रहा हूँ, मैं नहीं बोलूँगा अभी। ठीक है, इतना आया आपका, इतना आया आपका। अब देखो Q इज इक्वल टू एन ई होता है। E जो है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, Q आपको पता है, नंबर आपसे पूछा है तो नंबर हो जाएगा Q अपान चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी 3600 कूलम अपान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सॉल्व कर लो, यहाँ से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व कर लो, यहाँ से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। चलो देख लो एक बार इसको आप। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, सजेस्ट अ लिस्ट ऑफ मेटल्स, सजेस्ट अ लिस्ट ऑफ मेटल्स दैट आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलिटिकली, जो कि इलेक्ट्रोलिटिकली हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉपर का ही एक एग्जांपल मैंने दिया था, एनसीईआरटी में आपके भर भर के एग्जांपल है, तो इसको आप होमवर्क में लिखिएगा। इसको आप क्या करेंगे, होमवर्क में ऐसे मेटल्स के लिस्ट बनाइए जहां पर आप उसको इलेक्ट्रोलिटिकली एक्सट्रैक्टेड करते हो, इलेक्ट्रोलिटिकली एक्सट्रैक्टेड करते हो, तो उस एग्जांपल को आप यहाँ पे देखोगे, उसको आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, अगला क्या है बेटा, यहाँ पे कंसीडर द रिएक्शन, ये आपका रिएक्शन दिया गया है। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स नीड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7 2-। इसके एक मोल को रिड्यूस करने में कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, 6 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं बेटा, 6 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, 6 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं। ठीक है, अगर 6 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं बेटा तो आप साफ साफ यहाँ पता चलता है कि कितने चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज कितना हो जाएगा,
6 फैराडे। उसने बोला कूलम्ब में, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपको कूलम्ब में मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपको यहाँ पर आपको 6 मोल, बस 10 मिनट और, क्या हुआ, तो यहाँ पर बेटा आपको देखो 6 मोल इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पे 6 फैराडे चार्ज, यानी कि यहाँ पर 6 इंटू 9 6500 कूलम लगेगा चार्ज। ठीक है, अगर मैं अगले क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन था हमारे पास इस स्लाइड में 3 क्वेश्चन थे, इसका मैंने एक बता दिया है आपको, बाकी आप लोग इसको, आपके लिए होमवर्क है, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, कितने चार्ज यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा, ये जो हमारे पास रिएक्शन है उस केस में कितने चार्ज हमें रिक्वायर्ड होंगे। चलिए इसको भी देखते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, नन्हा मुन्ना राही हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक मोल जो है आपका Al3 प्लस, और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, Al मिल रहा है, यानी कि इसने यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। एक मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट किया है, एक मोल देख रहे हो तो कितने हैं, 3 है, यानी 3 मोल ऑफ 3 मोल ऑफ 3 मोल 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और 3 मोल के लिए कितने चार्ज लगेंगे आपके पास, 3 फैराडे, और 3 फैराडे यानी अगर आपको कूलम में निकालना है तो 3 इंटू 965 कूलम। ठीक है, सेकेंड वाला कैसे करेंगे आप, सेकेंड में क्या है, कॉपर 2 प्लस से आप जा रहे हैं, कॉपर में जा रहे हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन खाया होगा, यानी 2 मोल आपके पास इलेक्ट्रॉन है, एक मोल के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे कितना चार्ज लगेगा बेटा, अगर मैं चार्ज की बात करूँ यहाँ पे, तो 2 फैराडे हो जाएगा, और कूलम में इसको देखोगे तो 2 इंटू 96500 कूलम हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 96500 कूलम हो जाएगा। थर्ड वाला थोड़ा सा आपको देखने में कष्ट हो रहा होगा, परेशानी हो रही होगी, तो थर्ड वाला भी मैं कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ यहाँ से, थर्ड वाला भी मैं कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साफ साफ आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखो क्या है, MnO4 माइनस से आपको जाना है Mn2 प्लस में। अगर मैं बात करूँ इसका बेटा, अगर MnO4 माइनस की बात करूँ, अब Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, कैसे निकालेंगे आप इसको देखो, इसको मान लो x, इसको क्या मान लिया आपने, x मान लिया, अच्छा अपनी x मत मानो, x मानो, ठीक है, प्लस 4 इंटू -2 कर देना है, इक्वल टू -1 हो जाएगा। ये एक प्रोसेस होता है देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का, आप 11th में इसको पढ़े होंगे, मैं वही सिर्फ यूज कर रहा हूँ, कन्फ्यूजन होगा आप डाउट क्लास में पूछिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, x-8 इक्वल टू -1, x उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +7। यहाँ पर यानी कि जो मैंगनीज है, जो आपका मैंगनीज है, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +7 है, और ये किस में जा रहा है, +2 में। अगर मैं इसको देखूं तो Mn किस में जा रहा है, Mn +7 से जा रहा है 2 प्लस में, यानी इसने क्या किया होगा बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन्स को खाया होगा, इसने क्या किया होगा बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन को इसने ईट किया होगा, खाया होगा, तभी जाके वहाँ पे वो हुआ है, तो 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं बेटा, तो आपको पता है तो कितने चार्ज हो जाएंगे, 5 फैराडे हो जाएंगे। अगर आप कूलम्ब की बात करोगे तो 5 इंटू 96500 रहेगा कूलम्ब। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप कर लोगे इसको।
अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे। ये जो अगला क्वेश्चन बेटा आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है बेटा हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। अब देखो जब आप CaCl2 की बात कर रहे हो, कह रहा है कि 20 ग्राम ऑफ Ca फ्रॉम मोल्टेन CaCl2, तो यहाँ पर मोल्टेन में Ca हमारे पास किस रूप में होगा, प्लस के फॉर्म में होगा, और ये किस में जा रहा होगा, Cl2 के फॉर्म में जा रहा होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया होगा, Cl2 कह रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा सा सही करो, जोश जोश में इंसान कहाँ भटक जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन इसने खाया, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसके 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए यानी कैल्शियम का जो मास होता है 1 मोल का, वो कितने ग्राम होता है, 40 होता है। यानी 40 ग्राम के लिए अगर बेटा देखा जाए तो कितने फैराडे लग रहे हैं, 2 फैराडे लग रहे हैं। 40 ग्राम के लिए यहाँ पर बेटा अगर मैं देखूँ, 40 ग्राम के लिए यहाँ पर कितने फैराडे लग रहे हैं, यहाँ पर जब कुछ ना लिखा रहे तो समझ जाओ कि 1 मोल की बात कर रहे हैं, और कैल्शियम के 1 मोल की जो मास होती है, यानी मोलर मास की बात कर रहा हूँ, साफ साफ मैं बोल दे रहा हूँ, मोलर मास की बात कर रहा हूँ, तो 40 ग्राम होता है। तो 40 ग्राम के लिए अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे तो यहाँ से आपको पता चलता है 2 फैराडे चार्ज आपको रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन ने बोला कि मुझे 20 ग्राम चाहिए, 20 ग्राम के लिए कितना होगा, जब 40 ग्राम के लिए 2 फैराडे है तो 20 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 2 फैराडे, 2 फैराडे अपान 40 इंटू 20, इसको कट करोगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 फैराडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 1 फैराडे यहाँ पर आपका जो है आंसर आएगा। ठीक, चलो सिमिलरली आपको किसको करना है, सिमिलरली अगर आप चलोगे तो आपको Al2O3 वाला भी करना है, एल्युमिनियम ऑक्साइड वाला भी करना है। ठीक है, क्या करोगे इसमें आप, थोड़ा सा और इसको मैं खसकाता हूँ, नहीं खसकेगा ये, चलिए। हाँ, यहाँ पे इसको अगर मैं करूँ तो क्या है, 40 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, 40 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम कहाँ से ले रहे हो बेटा, एक कुछ नहीं, मोल्टेन, मोल्टेन, मोल्टेन Al2O3 से आप देख रहे हो। ठीक है, कुछ नहीं करना है, अब आपको Al2O3 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो एल्युमिनियम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो मैं इसको इधर कर लेता हूँ, तो अगर आप इसका Al2O3 से Al में जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, मान लो इसको x मान लो, अपनी x मत मान लेना, और यहाँ पे इसको मैं कर दिया 0। अब ये हो जाएगा 2x इक्वल टू +6 हो जाएगा, x इक्वल टू जो हो जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, यानी कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है एल्युमिनियम का +3 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन खाएगा कि ये बन जाएगा इसमें, तो आप बोलोगे सर 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपने देखा बेटा 1 मोल एल्युमिनियम के लिए, 1 मोल एल्युमिनियम के लिए हमें कितना लग रहा है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, यानी 3 फैराडे लग रहे हैं। ठीक है, इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पर, यानी 3 फैराडे लग रहे हैं आपके। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे बस बैठे रहना, देखो ध्यान से देखो, तुम क्या करोगे, मैं कर ही रहा हूँ ना यहाँ पे, तुम बस बैठे रहो। तो यहाँ पे करना क्या है कि 1 मोल एल्युमिनियम आपके लिए ऐसे हो जाएंगे। तो आपको पता है कि एल्युमिनियम के 1 मोल का मास कितना होता है, 1 मोल का मास कितना होता है, तो 27 ग्राम होता है। 27 ग्राम के लिए आपको 3 फैराडे लग रहे हैं। तो पूछा है आपसे किसके लिए, 40 ग्राम के लिए, तो क्या हो जाएगा 40 ग्राम के लिए, क्या हो जाएगा बेटा, 40 ग्राम के लिए आप कर दोगे सर 3 इंटू 40 अपान 27, ये मेरा क्या हो जाएगा सर, फैराडे में आएगा। सर मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 इंटू 9 यानी 40/9। अब इसको आप सॉल्व करना कितना आ रहा है बताना मुझे। तो समझ में आ गया कैसे करना है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम लोग कैसे इसको प्रोसीड कर रहे हैं। कुछ नहीं करना था,
यहाँ पर आपको दोनों मोल्टेन स्टेट दिया था तो ज़्यादा सोचना नहीं था कि यहाँ पर सीधे सीधे पता था कि ये कैटायन जो आएगा कैटायन का रिडक्शन होगा, कैटायन का रिडक्शन होगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो चला जाएगा कैथोड पर चला जाएगा, तो वहाँ से कितने मोल जा रहे हैं, मोल मोल खेलना था आपको। अगर आप मोल मोल खेलना आपको आ गया तो आप सारा कर लोगे, ठीक है। अगर आपको मोल से मोल खेलने आ गए तो आप कर लोगे। चलिए यहाँ पर एक दो क्वेश्चन और है, मैं कराऊंगा नहीं, एक बार बता देता हूँ कैसे करना है आपको। अब क्या कर रहा है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कुलम्स फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ। अब यहाँ से देखो H2O से आप जा रहे हो O2 में जा रहे हो, ठीक है। जब इसका आप ऑक्सीडेशन कराओगे O2 में जाओगे, मैंने एक यहाँ पर जब इसको बता रहा था आपको, मैं आपको बता देता हूँ पहले। यहाँ पे जब मैं आपको बता रहा था, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 मोल इलेक्ट्रॉन है। जब आप H2O से O2 में जा रहे हो तो वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, 4 मोल इलेक्ट्रॉन है। यानी अगर फैराडे की बात करें, फैराडे में बात करें बेटा, यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा पूछा है हमसे, फैराडे की बात करें तो यहाँ पे हमें 4 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। कह रहा है कि इसके ऑक्सीडेशन करने में, एक मोल को ऑक्सीडेशन करने में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने कुलम लगेंगे हमें। तो आपने पता किया सर, ये मुझे पता था कि ये 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी 4 मोल इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे सर, तो यहाँ पर 4 फैराडे लगेगा और मैं वहाँ से फैराडे को चेंज कर लूँगा, ये मुझे आपने बता रखा है। अगला क्या है, 1 मोल FeO2 Fe2O3। अब यहाँ पर FeO को आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे, फिर इसका जैसे मैंने रिएक्शन बताया था इसको आप चेक करोगे कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, वहाँ से आप आगे बढ़ोगे। चलिए एक सोल्यूशन बनाया जा रहा है, यहाँ पर निकिल है, यहाँ पे इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। करंट दे दिया है आपको 5 एम्पियर, टाइम दे दिया है बेटा आपको 20 मिनट, यानी इसको 60 से मल्टीप्लाई करके बना दो उसको, ठीक है। शायद 12 ठीक है। वाट मास ऑफ निकल इज डिपोजिटेड एट द कैथोड, कैथोड पर क्या मास उसका डिपॉजिट होगा ये आपको बताना है। यानी चार्ज आपको मिल गया है, चार्ज W पूछा जा रहा है और Z Q होता है। Z की वैल्यू क्या होती है बेटा, E/96500 एंड Q कर लोगे। E क्या है, इक्विवेलेंट वेट है, निकल का इक्विवेलेंट वेट निकाल लेना इसमें, यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट क्या होगा इसका निकाल लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन है, 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल ABC है containing solution of zinc sulfate AgNO3 and copper sulfate respectively are connected in series. A steady current of 1.5 ampere was passed through them until 1.5 gram of silver deposited at the cathode of cell B. How long did the current flow? What mass of copper and zinc were deposited? आपसे टाइम पूछ रहा है, मास ऑफ कॉपर, मास ऑफ जिंक पूछ रहा है। ये आप ट्राई करिएगा, ये आप ट्राई करेगा, टाइम ओवर हो रहा है तो ये आप ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो हम आपको डाउट क्लास में बता देंगे, ठीक है। आगे ठीक है बेटा, यहीं तक था, हमने सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही उठाया था ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एनसीईआरटी को सॉल्व करते वक्त। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो डाउट क्लास में आपको हम सब समझा देंगे, फिर से जो भी जिस भी टॉपिक में डाउट होगा हम आपको बता देंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खाते रहिए पीते रहिए मस्त रहिए, थैंक यू।